एक कहानी है 1971 की। एक ऐसा परिवार जो नए घर में नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन उस घर ने उन्हें सिर्फ डर और मौत की परिचय दी। और एक कहानी है उस चुड़ैल की जिसका श्राप आज भी इस घर की जमीन पर गूंजता है। इस मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग। तो बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एनाबेल डॉल को दिखाया जाता है, जहाँ दो नर्स और उनका दोस्त जो लोगों की मदद करते हैं, वो एडी और लॉरेन को बता रहे होते हैं कि उनके घर में गुड़िया खुद ब खुद चलती है और दीवारों पर मिसमी लिखती है। हमारे घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हमारा घर पूरी तरह से नर्क बन चुका है। कभी गुड़िया इस कमरे में दिखाई देती है और पलक झपकते ही वो दूसरे कमरे में होती है। ऑरेंज शांत होकर उस गुड़िया को देखते है। तब एडी कहता है एनाबेल में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन कोई बुरी आत्मा उसे इस्तेमाल कर रही है। लॉरेन और एडी उस गुड़िया को अपने साथ लेके चले जाते हैं। दरअसल लॉरेन और एडी दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से, जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों को बचाने में लगा दी। अब हमें कुछ सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है। पैरन फैमिली, रोगर और उसकी वाइफ कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां, वो एक खूबसूरत लेकिन पुराना फार्म हाउस खरीदते हैं। सब अपना सामान लेके घर के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन उनका डॉग सैडी घर के अंदर जाने से साफ इनकार कर देता है। वो घर को देखकर भौंकने लगता है और चुप होकर दरवाजे से दूर बैठ जाता है। कैरोलिन कहती है सैडी घर के अंदर क्यों नहीं आ रहा। तब रोगर कहता है कि शायद उसे नया घर पसंद नहीं आया और उसे बाहर ही रुकने के लिए छोड़ देता है। अब पैरन फैमिली घर के सामान को लगा देते हैं और नए घर को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसी दौरान अप्रैल को घर के पास के पेड़ में एक पुराना गोल्ड म्यूजिक बॉक्स मिलता है। इसमें एक घूमने वाला आईना होता है और घूमते हुए एक रिफ्लेक्शन दिखाता है। अप्रैल उसे अपने पास रखती है। रात में सभी बच्चे हाइड एंड क्लैप नाम का खेल खेलते हैं, जिसमें आंखें बंद करके ताली बजने की आवाज से दूसरों को ढूंढना होता है। इसी दौरान बच्चों से एक सिगरेट दीवार टूट जाती है। जब रोगर देखने जाता है तब उसे वहाँ पर एक सिगरेट स्टोर रूम मिलता है, जहाँ पुराना सामान और धूल भरी चीजें होती है। रोगर उस दरवाजे को बंद करता है और अपनी बेटियों को सोने के लिए कहता है, लेकिन रात में उनका डॉग सैडी लगातार घर को देखकर भौंक रहा था। ये देखकर रोगर और कैरोलिन परेशान हो जाते हैं। अब अगली सुबह बड़ी बेटी अपनी माँ को कहती है कि मेरे कमरे में कल रात बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई मर गया हो, लेकिन उसकी माँ इग्नोर करके चली जाती है और रोगर उस स्टोर रूम के सामान को देख रहा था। वही अप्रैल अपने डॉग को खाना खाने के लिए बुलाने जाती है और कैरोलिन देखती है कि इस घर की सभी घड़ियां 3:07 पर रुक गई है। तभी उन्हें अप्रैल की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सब उसे देखने के लिए जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनका डॉग सैडी बाहर मरा पड़ा हुआ है। पैरन फैमिली काफी दुखी होती है। अब अगले सीन में हमें एडी को दिखाया जाता है। वो एक रिपोर्टर को एक कमरे में लेके आता है। उसने अपने घर के एक कमरे में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें रखी होती है और वो रिपोर्टर को बता रहा होता है कि भूत कैसे काम करते हैं और इन चीजों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वो कमरा पूरा भरा हुआ था। उसमें शापित गुड़िया, पुराने बक्से, शीशे, क्रॉस, ऐसी कई सारी चीजें होती है। तभी वो रिपोर्टर को एनाबेल डॉल दिखाता है, जो एक कांच के बॉक्स में कैद करके रखी हुई थी। एडी उससे कहता है कि ये चीजें यहाँ पर इसलिए रखी है ताकि कोई इनका इस्तेमाल ना करे। ये हर चीजें किसी न किसी घटना से जुड़ी हुई है। तब रिपोर्टर कहता है आप इन चीजों को तबाह क्यों नहीं करते। तब एडी जवाब देता है अगर हमने इन चीजों को तबाह कर दिया तो सारी आत्माएं आजाद हो जाएगी, और अगर ये चीजें यहाँ पर कह दे तो बाहर सब सेफ है। वही रात में पैरन फैमिली की घर की घड़ियां फिर से 3:07 पर रुक जाती है। जब क्रिस्टीन सो रही थी तभी अचानक कोई तो उसका पैर खींचता है। उसे लगा कि उसकी बहन नैन्सी उसके साथ मजाक कर रही है और उसे गंदी बदबू आने लगती है। वही रोगर देखता है कि उनके घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और काफी तेज हवा आने लगती है। तभी उसकी बेटी जूडी आकर उसे कहती है कि सिंडी मेरे कमरे में नींद में चल रही है। रोगर उसे देखने जाता है। तब सिंडी अलमारी के दरवाजे पर बार बार अपना सिर पटक रही थी। तब जूडी कहती है कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। रोगर उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देता है। वही कैरोलिन के शरीर पर बिना किसी वजह नीले निशान पड़ने लगते हैं। रोगर और कैरोलिन दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये निशान कैसे आ रहे हैं। तब रोगर उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है। अगले दिन रोगर जब काम पर जा रहा होता है तब वो अपने घर के कंपाउंड में मरे हुए पंछियों को देखता है। बच्चे भी अपने अपने स्कूल में चले जाते हैं। जब अप्रैल और कैरोलिन घर पर होते हैं तब कैरोलिन देखती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही है। तब वो अप्रैल से पूछती है तुम
तुम किससे बात कर रही हो? तब अप्रैल गोल्ड म्यूजिक बॉक्स को दिखाती है और कहती है ये मेरा दोस्त है, इसका नाम रॉरी है। जब कैरोलिन गोल्ड म्यूजिक बॉक्स के आईने में देखती है तब उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तभी अप्रैल उसे डराती है। अब अप्रैल अपनी मोम से हाइड एंड क्लैप गेम खेलने की जिद करती है और कैरोलिन अप्रैल को ढूंढते हुए एक कमरे में जाती है जहाँ वही अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है, जहाँ उस रात सिंडी नींद में अपना सिर उस अलमारी के दरवाजे पर पटक रही थी। दरवाजा ओपन होने की आवाज से कैरोलिन को लगता है कि अप्रैल वहीं पर छुपी हुई है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। तभी अप्रैल पीछे से आकर अपनी माँ को आवाज देती है। इस वजह से कैरोलिन काफी हैरान हो जाती है। वही रात में जब क्रिस्टीन सो रही थी तब उसका पैर कोई जोर से खींचता है और क्रिस्टीन डर कर उठ जाती है। उसे लगा कि नैन्सी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन तभी वो देखती है कि नैन्सी तो अपने बेड पर सोई हुई है। तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई नजर आता है, जैसे कि कोई उन्हें हंसकर देख रहा हो। क्रिस्टीन नैन्सी को उठाकर कहती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। नैन्सी जब देखने जाती है तब उसे वही गंदी बदबू आने लगती है। तभी अचानक जोर से दरवाजा बंद हो जाता है। क्रिस्टीन और नैन्सी जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर कैरोलिन और रोगर उनके कमरे में आते हैं। तब क्रिस्टीन घबरा कर रो रही थी। वो अपने मॉम डैड को सब कुछ बताती है, लेकिन रोगर को लगता है कि उसने कोई सपना देखा होगा। तब क्रिस्टीन कहती है कि मैंने कोई सपना नहीं देखा, उसने मेरे साथ बात भी की, उसने कहा वो मेरे परिवार को मार देगी। रोगर उसे शांत कराता है। वही कैरोलिन के शरीर पर नीले निशान बढ़ते ही जाते हैं। रोगर अपने काम के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए बाहर देश चला जाता है। रात में कैरोलिन को कुछ आवाजें आने लगती है। तब वो अपने कमरे से बाहर आती है। तब वो देखती है कि उसकी फैमिली की सारी फोटोज फ्रेम नीचे गिरकर टूट चुकी है। तभी अचानक उसे क्लैप की आवाज आती है और वो आवाज स्टोर रूम से आई थी। कैरोलिन स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर देखती है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी स्टोर रूम में एक बॉल अपने आप उछल कर आ जाता है। कैरोलिन घबरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक लाइट ऑफ होती है। कैरोलिन माचिस जलाकर देखती है और अगले ही पल पीछे से 2 हाथ ताली बजाते हैं। कैरोलिन घबरा कर अपनी बेटियों को आवाज देने लगती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। वही जूडी को अलमारी हिलते हुए दिखाई देती है और जब वो ऊपर देखती है तब पहली बार बैथशेबा की स्पिरिट नजर आती है, जो जूडी के ऊपर कूद जाती है। जूडी जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रोगर भी वापस आता है और चिल्लाने की आवाजें सुनकर वो फौरन घर के अंदर आता है। सबसे पहले वो कैरोलिन को स्टोर रूम से बाहर निकालता है और वो दोनों जूडी के पास जाते हैं और उसे शांत कराते हैं। वही अगले दिन कैरोलिन को ईडी और लॉरेन के बारे में पता चलता है और वो उन दोनों के पास जाती है। वो उनको अपने घर के बारे में बताती है। उसी दिन ईडी और लॉरेन उनके घर चले जाते हैं। लॉरेन उनके बच्चों से मिलती है और उनसे बातें करती है। उसके बाद वो दोनों पूरे घर को अच्छे से देखते हैं। लॉरेन घर के अंदर कुछ निगेटिविटी महसूस करती है। तब ईडी पूछता है कि तुम उसे महसूस कर सकती हो? तब लॉरेन कहती है हाँ मैं महसूस कर सकती हूँ। रोगर और कैरोलिन अपने घर में होने वाले संकेत के बारे में बताते हैं। उसके बाद ईडी और लॉरेन स्टोर रूम चेक करने के लिए जाते हैं। तब लॉरेन अपनी आंखें बंद करके स्टोर रूम में हुई घटनाओं को महसूस करती है और ईडी को बताती है इस जगह पर बहुत बुरा हुआ है। लॉरेन और ईडी ने घर की एनर्जी को महसूस कर ली है। अब उन्हें असली जानकारी कैरोलिन से चाहिए। तभी ईडी एक पुराना टेप रिकॉर्डर टेबल पर रखता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। ईडी कैरोलिन से पूछता है घर में पहली बार क्या हुआ, गंदी बदबू कब आने लगी, आवाजें कहाँ से आती है, बच्चों के साथ क्या क्या अजीब हुआ, तुम्हारे शरीर पर नीले निशान क्यों बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्टिविटी किस समय होती है। कैरोलिन हर सवाल का जवाब देती है। वही दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल के साथ बातें कर रही होती है। तभी अप्रैल उसे अपना खिलौना गोल्ड म्यूजिक बॉक्स दिखाती है। लॉरेन उसे ओपन करके उसे चाबी देती है। तब म्यूजिक बॉक्स का आईना घूमने लगता है और उसमें म्यूजिक बजने लगता है। लॉरेन उस आईने में ध्यान से देखती है। तभी उसे आईने में एक बच्चे की झलक दिखाई देती है। लॉरेन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वो बच्चा वहाँ पर नहीं होता। उसके बाद लॉरेन बाहर आ जाती है। ईडी भी उसके पास आता है। तभी लॉरेन देखती है कि इस घर में जो चुड़ैल है उसने पेड़ पर फांसी लगा ली थी। लॉरेन और ईडी पैरों फैमिली को सच्चाई बता देते हैं कि आपके घर में काली परछाई है। तब पैरों फैमिली घबरा कर एक घर छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन ईडी कहता है घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कोई भी स्पिरिट आपका पीछा नहीं छोड़ता और इस घर में कई सारी आत्माएं हैं, खासकर फांसी लगाने वाली, उसमें बहुत नफरत भरी हुई है। अब ईडी और लॉरेन फादर से मिलकर इस घर को पवित्र करने का फैसला करते हैं। इसलिए उन्हें चर्च से परमिशन लेनी होगी और इसलिए उन्हें सबूत दिखाने होंगे कि इस घर में सच में काली परछाई है। इसलिए ईडी सारे घर में कैमरा लगाने का फैसला करता है। वही रात में ईडी अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, लेकिन उसमें कैरोलिन की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। उन्हें सिर्फ ईडी की वॉइस सुनाई देती है। ये देखकर लॉरेन और ईडी हैरान हो जाते
है, लेकिन कुछ देर बाद वो टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू होता है और उसमें स्पिरिट की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वही लॉरेन उस फार्म हाउस का रिकॉर्ड निकलती है। वो ईडी को बताती है कि इस घर को जेडसन शेयरमैन ने अपनी वाइफ बैथशेबा के लिए बनवाया था, जिस पर काला जादू करने का इल्जाम था। कहा जाता है उसने अपने न्यूबॉर्न बच्चे की शैतान को बलि दी। गाँव वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तब उसने पेड़ पर चढ़कर जो कोई मेरी जमीन ले ले उसे श्राप दिया। एक कहकर उसी पेड़ पर खुद को फांसी लगा ली। बैथशेबा के बाद जो भी परिवार उस घर में रहने आया तो वो मदर्स पागल हो जाती। वो अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती। कई लोग मिसिंग हुए, किसी ने सुसाइड किया तो किसी ने बेसमेंट में खुद को फांसी लगा ली और किसी ने लेक में डूबकर जान दी। और गोल्ड म्यूजिक बॉक्स में जिस बच्चे को दिखाया गया था उसका नाम रॉरी है। उसकी माँ के शरीर पर बैथशेबा ने कब्जा कर लिया और उस बच्चे को स्टोर रूम में मार दिया। फिर उसकी माँ ने अपने आप को ही मार दिया और रॉरी की आत्मा छोटे बच्चों को वार्निंग देती है। इससे लॉरेन को पता चलता है कि रॉरी की आत्मा बुरी नहीं है। अब इन सब बातों से उन्हें पता चलता है कि कैरलिन भी उस पैटर्न में है, यानी कि बैथशेबा कैरलिन के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचा दे और श्राप पूरा हो जाए। अब अगले दिन ईडी लॉरेन के साथ और अपनी टीम लेके पैरोन फैमिली के घर पर पहुंच जाते हैं ताकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के सबूत इकट्ठा कर सके। वो अपने साथ बड़े बड़े ट्राइपॉड, रात में दिखने वाले कैमरेज, यूवी टॉर्च, मोशन सेंसर लेके आए थे। अब सारे घर में कैमरा फिट करते, साथ में पेड़ के पास भी, ताकि अगर घर में कुछ है तो ये कैमरे उसे कैप्चर कर ले। उसके बाद ईडी सारे घर में क्रॉस लगाता है ताकि बुरी आत्मा भड़क जाए, जिससे परेशान होकर कोई एक्टिविटी करे। उसके बाद 9:18 पर ईडी लॉरेन के साथ स्टोर रूम में जाता है और टेप रिकॉर्डर के जरिए स्पिरिट की आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं आती, इसलिए वो फिर से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन बाहर आने पर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अब अगले दिन सारे ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद रोगर बच्चों को लेकर बाहर घूमने जाता है। घर में कैरोलिन और लॉरेन होती है। लॉरेन जब कपड़े सुखा रही होती है तभी अचानक से तेज हवाएं आने लगती है। तभी एक कपड़ा उड़कर स्पिरिट के ऊपर गिरता है और बैथशेबा की स्पिरिट खिड़की से होते हुए घर के अंदर एंटर करती है। ये देखकर लॉरेन तेजी से भागते हुए घर के अंदर जाती है। वही स्पिरिट कैरलिन के शरीर में घुस जाती है और कैरोलिन जोर से चिल्लाती है। तभी लॉरेन भागते हुए आती है। तब कैरोलिन उल्टियाँ कर रही थी। लॉरेन उससे पूछती है, तुम उल्टियाँ कर रही थी, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? लेकिन कैरोलिन उसे कुछ नहीं बताती और अलग बहाना बनाकर नीचे चली जाती है। तब रोगर बच्चों के साथ वापस आता है। तब ईडी रोगर की कार को रिपेयर कर रहा था। वही रात के समय बैथशेबा कैमरामैन पर अटैक करती है। जब ये लोग उसे देखने जाते हैं तब बैथशेबा गायब हो जाती है। तभी लॉरेन सिंडी को ऊपर के कमरे में जाते हुए देखती है। सिंडी कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर देती है। सारे लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। वही मॉनिटर रूम में सिंडी की आवाजें सुनाई देती है, जिससे पता चलता है सिंडी अकेली नहीं है, कोई तो उससे बात कर रहा है, जैसे कि एक छोटा बच्चा जो सिंडी को अपने पीछे आने के लिए कहता है और एक जगह पर छुपने के लिए कहता है। ईडी और रोगर दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन सिंडी वहाँ पर नहीं होती। तब ईडी यूवी लाइट से उसके पंजों के निशान देखकर वो कहाँ गई है इसका पता लगवाता है। तभी उन्हें अलमारी में एक सीक्रेट जगह मिलती है जहाँ सिंडी उन्हें मिलती है। तब अप्रैल लॉरेन को बताती है जब रॉरी डर जाता था तो वो इसी जगह पर छुपा करता था। ये सुनकर लॉरेन हैरान हो जाती है और अप्रैल का म्यूजिक बॉक्स लेकर उस सीक्रेट जगह पर जाती है। तब उसे वहाँ पर फांसी लगाई हुई रस्सी मिलती है। तभी अचानक लॉरेन स्टोर रूम में जाकर गिरती है और उसे म्यूजिक बॉक्स में रॉरी और उसकी माँ दिखाई देती है, जिसने अपने बच्चों को मारा होता है। वो लॉरेन को कहती है कि उसने मुझसे ये सब करवाया और तभी बैथशेबा की स्पिरिट वहाँ पर आती है। लॉरेन घबरा कर भागते हुए स्टोर रूम से बाहर आती है और ईडी से कहती है बैथशेबा ने ही रॉरी की माँ पर कब्जा करके रॉरी को मार दिया था और अब हर रात कैरलिन के पास आकर उसने ये चोट उसे दी है। बैथशेबा कैरलिन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक चीजें हिलने लगती है और बैथशेबा की स्पिरिट नैन्सी के बाल पकड़कर इधर उधर उठाकर फेंकने लगती है। तभी लॉरेन उसके बाल को काट लेती है और कैमरे में ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब अगले दिन लॉरेन और ईडी फादर के पास जाते हैं और सारे सबूत उन्हें दिखाते हैं। तब फादर कहते हैं हम वेटिकन से परमिशन लेके आपको कॉल करेंगे। वही रोगर कैरलिन और बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें एक होटल में लेके चला जाता है और उन्हें वहाँ छोड़कर ईडी की टीम की हेल्प करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो रात में होटल में वापस आता है तब नैन्सी अपने डैड को बताती है
मोम अप्रैल और क्रिस्टीन को लेके चली गई। उन्होंने बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। वही ईडी और लॉरेन की बच्चे पर बैथशेबा की स्पिरिट हमला करती है, लेकिन सही समय पर ईडी और लॉरेन आकर उसे बचा लेते हैं। उसके बाद ईडी को रोगर का कॉल आता है। वो बताता है कि कैरलिन दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई। लॉरेन समझ जाती है कि बैथशेबा ने उसे अपने काबू में कर लिया है और वही उसे वापस घर ले जा रही है। ये सब फौरन पैरों फैमिली के घर पर चले जाते हैं और पुलिस को भी कॉल करके बुला लेते हैं। जब ये सारे स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, तब कैरलिन अपने बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी। ईडी और रोगर उसे पकड़ लेते हैं। तभी अप्रैल घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। ईडी और रोगर कैरलिन को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैथशेबा उसे घर से बाहर जाने ही नहीं देती। उसे घसीटकर फिर से स्टोर रूम में लेके जाती है। ये लोग क्रिस्टीन को बाहर कार में बिठा देते हैं ताकि वो बाहर सेफ रहे। ईडी की टीम में से एक लड़का अप्रैल को ढूंढने लगता है। वही ईडी और लॉरेन कैरलिन को कुर्सी पर बांध देते हैं और उस पर कपड़ा डाल देते हैं। अब फादर को बुलाने का टाइम नहीं होता क्योंकि वो काफी दूर है, इसलिए झाड़ फूंक ईडी को ही करना होगा। ईडी अपने बैग से होली वाटर और क्रॉस निकलता है और झाड़ फूंक शुरू कर देता है, वो भी बिना चर्च की अनुमति के। जैसे ईडी प्रार्थना पढ़ता है तब बैथशेबा जोर से चिल्लाने लगती है और सीधा कैरलिन के शरीर को उठाकर उसे उल्टा लटका देती है और जोर से नीचे फेंक देती है। वही घर के बाहर बहुत सारे पंछी दीवारों से और कांच पर टकराकर मरने लगते हैं। वही अप्रैल का पता चल जाता है जो किचन के नीचे छुपी हुई थी। ये सुनकर बैथशेबा उसे मारने के लिए जाती है। ईडी भी उसके पीछे जाता है और अपनी प्रार्थना जारी रखता है। तभी लॉरेन ऊपर से कैरलिन के चेहरे को पकड़ लेती है और उसे कहती है बैथशेबा को अपने ऊपर हावी मत होने देना, तुम हार मत मानना, अपने बच्चों को याद करो। तब कैरोलिन समुद्र किनारे पर बच्चों के साथ बिताए हुए पल याद करती है और रोने लगती है, जिससे बैथशेबा कमजोर होती है और उसके शरीर से बाहर निकलती है। जैसे ही कैरोलिन को बाहर सूरज की रोशनी में लाते हैं, तब उसकी चोट अपने आप ठीक हो जाती है और अपने बच्चों को गले लगाती है। ईडी और लॉरेन अपने साथ उस गोल्ड म्यूजिक बॉक्स को लाते हैं और उसे अपने ऑरेंज म्यूजियम में रखते हैं और वो म्यूजिक बॉक्स अपने आप चलने लगता है और एनाबेल को ढूंढकर बंद हो जाता है। वही फादर लॉरेन और ईडी को झाड़ फूंक की इजाजत देते हैं और साथ में एक नया केस। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।